नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे जिसमें हम राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख समझौते जो करंट में भी चर्चित रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में बिंदुवार देखेंगे। जिसमें से आज की कक्षा में हम हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर के समय चर्चित रहा सिंधु जल संधि समझौता इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट उसके बारे में पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पूर्व ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि समझौता क्या होता है। हम हेडिंग को समझते हैं, भारत और पाकिस्तान इन शब्दावली के बारे में जानते हैं आप। भौगोलिक और राजनीतिक रूप से ये देश हैं और राष्ट्र हैं। समझौते को अगर समझें तो इसके लिए सामान्य भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि ये वचनबद्धता होती है या फिर ऐसे अनुबंधन होते हैं जो दो से अधिक कंट्री के बीच में होते हैं या पक्षों के बीच में होते हैं। और इसमें जो प्रत्येक पक्ष होता है वो क्या करता है, कुछ विशेष शर्तों पर या फिर कुछ स्थितियों पर सहमति को व्यक्त करता है और शर्तों का पालन होता है वो कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। अब यूपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक फैक्ट ये है कि समझौते के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो उसमें वो ये भी लिख देते हैं कि ये बाध्यकारी होता है कि नहीं होता है। इस संबंध में भी प्रश्न बनता है, लाइन बनती है। और दूसरा ये है कि भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसकी परिभाषा दी गई है तो इसका एक वैधानिक आधार भी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समझौता क्या होता है। तो समझौता कुछ अनुबंध होते हैं दो या दो से अधिक पक्षों के बीच में और इसका पालन करना अनिवार्य होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे सिंधु जल संधि के बारे में। तो सिंधु जल संधि के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे और हमें पता भी है कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो साझा होती है और इस वजह से कुछ हम जो भौगोलिक संसाधन है उसको भी साझा करते हैं और जिसमें से जल भी एक महत्वपूर्ण है। तो 19 सितंबर 1960 को अपने जो नेहरू जी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में एक समझौता होता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होता है जिसमें विश्व बैंक भी शामिल होता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो कुल 6 नदियां हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि कौन सी 6 नदियां, तो कौन सी 6 नदियां हैं। तो उसमें एक तो सिंधु नदी है और इसकी 5 जो सहायक नदियां हैं उनके जल के वितरण को लेकर और इस संबंध में विवाद समाधान सूचनाओं के साझाकरण के संबंध में एक समझौता किया गया जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहा गया। तो इस संबंध में हम देखते हैं तो इसको समझने से पहले हमें सिंधु जल प्रणाली जो है, सिंधु का अपवाह तंत्र है, उसमें से जो नदियाँ इस सिंधु जल संधि से संबंधित है उनको समझना बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम समझते हैं कुछ नदियों को। आप यहाँ पर सबसे ऊपर मानचित्र में इंडस रिवर सिंधु नदी को देख रहे हैं जो बोखरचू हिमनद से उद्गम होती हैं चाइना के। और हाल ही में जो अभी राजस्थान में आरपीएससी के वरिष्ठ अध्यापक के जो पेपर हुए थे इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। सिंधु के बारे में ये लिखा हुआ था कि बोखरचू से उद्गम होता है और इंडिया में प्रवेश करती है और ऐसे कुछ लेके इस प्रश्न को दिया हुआ था जिसका उत्तर इंडस था। तो बोखरचू से इसका होता है उद्गम, फिर ये दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। जल मतलब जास्कर और रदा के बीच में ये चलती है और यहाँ पर चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और मिठानकोट में ये सिंधु में पंचनद इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद में अगली है झेलम। तो ये जो झेलम है इसका उद्गम होता है पीर पंजाल पर्वतमाला के पद्तल में एक वेरीनाग झरना है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये भी फिर आगे जाके चिनाब में मिलती है। और चिनाब का तो पता ही, ये नाम है इसका चंद्र और भागा, ये 2 नदियाँ मिलती हैं और इससे चिनाब बनती है। ये भी हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है इसका। और आगे अपनी आती है रावी। तो रावी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में एक रोहतांग दर्रा है। रावी से रोहतांग याद रखना है, इस रोहतांग दर्रे से निकलती है और आगे आके ये भी चिनाब में मिलती है। फिर आती है व्यास। तो व्यास हिमाचल प्रदेश के
व्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है और उसके बाद सतलज आती है। और तो सतलज पता ही है हमें कि राकास ताल जो है उससे निकलती है। तो इस प्रकार 5 नदियां हैं, जिसमें से कुछ का उद्गम भारत में होता है, कुछ का उद्गम तिब्बत वाले एरिया में होता है और वहाँ से वो भारत में अपवाहित होती हैं और फिर आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। तो इस प्रकार से इन नदियों को देखा और इन नदियों पर कुछ परियोजनाएं भी संचालित हैं, जिसमें से किशन गंगा परियोजना जो है वो मुख्यतः चर्चित रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। अब हम पढ़ते हैं कि जो सिंधु जल संधि है उसके क्या क्या प्रावधान हुए। ये जब 1960 में जब समझौता हुआ तो इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो इसमें सबसे पहले तो हमने जल के साझाकरण का प्रावधान किया कि कौन सा कितना जल भारत यूज़ करेगा, कितना जल पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो इस बारे में अभी हम आगे विस्तार से देखेंगे। फिर हमने देखा कि अगर जल साझा करते हैं, दो भाई भाई भी अगर मानो कुएं को साझा करते हैं, ज़मीन को साझा करते हैं, तो उसमें विवाद होना स्वाभाविक है। तो अगर इससे संबंधित कुछ अगर विवाद होता है तो उसका समाधान कैसे करेंगे, तो इस संबंध में इसमें प्रावधान किया गया। फिर ये देखा गया कि भाई हमने आगे अपन देखेंगे कि 3-3 में इन्होंने नदियों को आपस में बांट रखा है। तो ऐसा तो नहीं है कि जिस क्षेत्र से एक नदी बहती है उसमें से किसी ने 1 लोटा भर के पानी निकाल दिया तो भी पाकिस्तान ये कहेगा कि हमारा 1 लोटा पानी क्यों लिया, या भारत कहेगा कि हमारा पानी क्यों लिया। तो ऐसी चीज़ें नहीं हो, इसलिए इन्होंने कुछ छूट भी प्रदान की है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, जैसे घरेलू उपयोग के लिए। तो ये जो छूट है इनके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। फिर यह है कि भाई आपसी जो अपना आपस में आपके अगर विवाद इस नदी से संबंधित नहीं सुलझा पाते हो आप, तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के क्या प्रावधान है, जो मध्यस्थ न्यायालय है उसका क्या प्रावधान है, वर्ल्ड बैंक की क्या भूमिका है, इस संबंध में भी हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि इन्होंने एक इसके लिए इंस्टीट्यूशनल बॉडी जो सिंधु आयोग है उसका भी गठन किया है, उसके संबंध में क्या क्या प्रावधान है। तो अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले जल साझाकरण के बारे में देखते हैं। तो जल साझाकरण में ये जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु है, झेलम है और चिनाब है, तो इसके जल का पाकिस्तान द्वारा अप्रतिबंधित उपयोग किया जाएगा। मतलब इसका जो 100% वाटर है वो करेगा। इसके बाद भारत द्वारा कृषि और घरेलू उपयोग को छोड़ करके जो रावी, व्यास और सतलज का पानी है उसका प्रतिबंधित प्रयोग होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि पानी में से कृषि और घरेलू उपयोग के लिए इन 3 नदियों में से पाकिस्तान यूज़ कर सकता है। अर्थात ये जो कुल पानी है इसका 80% भाग पाकिस्तान और केवल 20% भाग इंडिया यूज़ करेगा। आगे हम पढ़ते हैं, वो है स्थायी सिंधु आयोग। तो सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग वर्ष में कम से कम 1 बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान की बैठक करेगा और इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको भी साझा करेगा। तो स्थायी सिंधु आयोग के बारे में हमने देखा, बैठक का क्या प्रावधान है ये देखा। फिर अगला प्रश्न उठता है कि भाई नदियों पर अधिकार क्या होगा, किसका होगा। ठीक है, तो भारत का कितना होगा, पाकिस्तान का कितना होगा, छूट क्या है। तो इससे संबंधित जो अपनी सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर जो अपनी इंडस वाटर ट्रीटी है उसके क्लोज सी में और क्लोज डी में कुछ छूट दी गई है। तो क्या छूट दी गई है कि IWT के क्लोज सी में कहा गया है कि भारत को कृषि उपयोग हेतु कुछ छूट है और क्लोज डी में कहा गया है कि जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और रन ऑफ द रिवर की छूट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप पानी का स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद में है कि भाई पानी का साझा होता है तो विवाद समाधान के लिए कुछ तंत्र होना चाहिए। तो हमने 3 चरणों वाला विवाद समाधान तंत्र इसके तहत विकसित किया है, इसके तहत प्रावधान किया है 3 स्टेज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, और वो है इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 9 के अंतर्गत। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अगर दोनों पक्षों के बीच में विवाद होता है तो उसका समाधान करने के लिए एक आयोग बनाया हुआ है। ऊपर हमने देखा सिंधु आयोग, इसमें जाओगे। अगर यहाँ पर भी नहीं होता है तो आप अंतर सरकारी स्तर पर मुद्दा उठा सकते हो
मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में इसको स्वतंत्र रूप से उठाया जा सकता है। और अगर यहाँ पर भी नहीं होता है तो आप अनसुलझे जो भी विवाद है उसके लिए आपको एक मध्यस्थ की आवश्यकता है या फिर तटस्थ विशेषज्ञ की आवश्यकता है, तो उसकी नियुक्ति के लिए आप विश्व बैंक से संपर्क करोगे। और इसके बाद में ये जो तटस्थ विशेषज्ञ है, ये जो न्यूट्रल स्पेशलिस्ट है, ये जो निर्णय देता है उस पर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप मध्यस्थता न्यायालय में भी जा सकते हो। इस प्रकार हमने सिंधु जल संधि के बारे में पढ़ा। और यद्यपि वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भी ये चर्चित रही है और इसमें सुधार की भी आवश्यकता है। हमने देखा कि पानी का लगभग 80% हिस्सा एक तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ केवल 20% हिस्सा ही मिलता है, तो इसमें सुधार की भी ज़रूरत है। और भारत पाकिस्तान के जो संबंध है उसमें भी इस नदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की जीवन रेखा के रूप में भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था इस पर संचालित होती है। और भारत में भी किशन गंगा इत्यादि जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस कक्षा को देखिए और आगे की कक्षा में हम देखेंगे जो अपने अन्य महत्वपूर्ण समझौते हैं उस पर। थैंक यू सो मच।